अब भाई आप जरा कॉन्सेंट्रेट कर लो। स्पर्श कोण, तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? पृष्ठ तनाव के बारे में पढ़ा था, पृष्ठ ऊर्जा के बारे में पढ़ा था, कुछ सवाल करे थे। तो कहानी क्या है? मेरे पास एक बर्तन है, कांच और ये जल मैंने भर दिया इसमें। तो ये क्या है? द्रव की मुक्त सतह। तो मुक्त सतह क्या है बेटा? सीधी नहीं है, एक कर्व है। तो इस पॉइंट पे आप क्या करो, यहां पे मैंने एक टेंजेंट खींच लिया बर्तन की सतह पर, और ये मुक्त सतह वहां पे मैंने एक स्पर्शिका खींची। तो ये वाला जो एंगल है ये क्या है? सॉलिड सरफेस, ठोस सतह। और बेटा ये है तुम्हारा तो इस थीटा को हम बोलेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो यहां पे इस केस में अगर मैं कांच लूं और जल लूं तो थीटा की वैल्यू जो होगी 0 और 90 डिग्री के बीच में होती है। एक केस ये हो गया। अब अगर मैं इसकी जगह ले लेता हूं चांदी, ले लो चांदी का बर्तन और जल। इस केस में हम क्या करेंगे? देखो सतह ऐसी हो जाएगी, तो ये ठोस सतह और ये द्रव की सतह कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। बात समझ में आ रही बेटा? तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो कहने का मतलब क्या है? ठोस सतह और लिक्विड सरफेस, द्रव की सतह। तो यहाँ पे एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री, एंगल ऑफ कांटेक्ट। अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होगा। अगर मैं कहता हूं कि भैया नंबर 3, कांच का बर्तन ले लिया मैंने और पारा, पारा आ जाएगा। तो यहाँ पे कहानी क्या है? इट सॉलिड सरफेस और ये है द्रव की मुक्त सतह, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा। तो ये थीटा क्या है बेटा? 90 डिग्री से तो बड़ा है, ठीक है ना? तो ठोस की सतह जो बर्तन की सतह है और द्रव की सतह, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमारा क्या है? स्पर्श कोण होता है। मान लो हमारे पास एक प्लेट है, कांच की प्लेट है, ऐसी प्लेट है।
कांच की प्लेट, तो कांच की प्लेट पे मैंने जल की बूंद रख दी, सही है भाई। तो क्या हो जाएगा, इसका शेप किस टाइप से होगा, बूंद कैसी बनेगी इसका, अगर जल में रखूंगा तो कुछ इस टाइप से, कैसे करेंगे देखो, ये वाली होगी द्रव की सतह, और ये सॉलिड सरफेस, ये एंगल कितना होना चाहिए, थीटा, और कांच और जल के लिए एंगल कितना होना चाहिए, 0 से ज्यादा, 90 डिग्री से कम हो जाएगा। तो इसका जो आकार हो जाएगा इस प्रकार हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं भाई, प्लेट लेते हैं, तो इसमें कुछ इस टाइप से आ जाएगा, और क्या बेटा, अलग अलग एंगल हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ठोस की सतह, और ये क्या है, द्रव की सतह, थीटा कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री। तो बूंद का जो आकार है इस प्रकार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो अगर आप पदार्थ बदल दो, कांच की प्लेट में जल रखोगे तो बूंद का आकार अलग होगा, चांदी की प्लेट में रखोगे तो बूंद का आकार अलग होगा। यहाँ पे थीटा हो जाएगा आपका 90 डिग्री। और अगर हमारे पास है कांच की प्लेट और हमने द्रव रख दिया इस टाइप से, ये मरकरी, तो मरकरी की बूंद इस प्रकार हो जाती है। पारा हो गया, तो हम क्या करेंगे, ये ठोस की सतह बेटा, 90 से बड़ा, सही है भाई। तो याद ये रखना है, अगर थीटा की वैल्यू, तो द्रव जैसे हमने पानी डाल दिया कपड़े पे तो गीला हो जाता है, चिपक जाता है। तो जब थीटा 0 और 90 के बीच में होता है उस केस में द्रव ठोस की सतह को गीला करता है, सही ना, का मतलब ये हो गया। अगर आप मरकरी रख दो, मरकरी की अगर आप डालोगे कपड़े पे तो क्या वो बूंदों के रूप में रहेगा, उसको आप अपने हाथ में ले सकते हो, गीला नहीं करेगा, चिपकेगा नहीं। तो अगर हम कहें थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री से, ठीक है भाई, 0 और 90 के बीच में है तो गीला करेगा, अगर 90 180 के में तो गीला नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो 90 पे भी गीला नहीं करेगा, सही है भाई, 0 और 90 के बीच में तब गीला करेगा। अब हमें ये होता क्यों है, द्रव की मुक्त सतह
का आकार। शेप ऑफ मेनिस्कस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर बर्तन में अलग अलग प्रकार का द्रव रखा जाए तो जो मुख्य सतह है उसका आकार भी अलग अलग टाइप का होगा। यहाँ पे इस प्रकार का हो रहा है, यहाँ पे बेटा सीधा हो गया, यहाँ पे फिर इस प्रकार का हो गया। ये क्यों हो रहा है? द्रव की मुख्य सतह का आकार ससंजक तथा असंजक बलों के सापेक्षिक कि द्रव की मुख्य सतह का आकार किस बात पर डिपेंड करेगा? ससंजक तथा असंजक बलों के सापेक्षिक परिमाण पर निर्भर करता है। ससंजक बल क्या होते हैं? इनको बोलते हैं इंग्लिश में कोहेसिव फोर्सेस। होता है समान प्रकार के अणुओं के मध्य बल। एक प्रकार के अणुओं के मध्य बल, समान प्रकार के अणुओं के मध्य बल को हमने क्या बोलता है? ससंजक बल बोल दिया। और दूसरा है हमारा लेकिन ये वाला मत चलाना यार, बहुत तेज चल रहा है। चला लो। रूम चेंज होता है ना तो कुछ ना कुछ मुझे भी मतलब कंफर्टेबल, उनको कई बार बोल दिया। असंजक बल क्या होगा भाई? विभिन्न प्रकार के तो दो प्रकार के बल होते हैं, एक होता है ससंजक एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य, एक होता है असंजक अलग अलग प्रकार के अणुओं के मध्य बल, असंजक बल हो गया। अब कहानी ये हो गई, अब सुनना, अब थोड़ा ध्यान देना बेटा, कि जो पहला वाला केस मैं बनाता हूं, पहला वाला केस हमारा क्या था? ये वाला था। अब देखो मान लो ये अणु है द्रव का, तो इस द्रव के अणु को कौन, दीवार जो है दूसरे अणु हो गए, तो दीवार इसको अपनी ओर खींचेगी और एक बल लगाएगी असंजक बल जिसको हम Fa, और असंजक बल जो है दीवार की सतह के लंबवत होता है, सही है ना?
और एक बल और लगता है जिसको हम नहीं, ये तो असंजक हो गया, ससंजक बल कोहेसिव फोर्स FC, और FC जो होता है वो 45 डिग्री पर होता है। क्लियर है बात? तो अब कहानी क्या है, इसके दो घटक आप कर लीजिए। FC के मैंने दो घटक कर लिए, FC, और बेटा ये कितना हो जाएगा FC। कोई दिक्कत? पंखा चलाओ भाई, चलाओ पंखा। अब एक केस इसमें बेटा बात नहीं, एक केस क्या हो गया, आवाज बहुत हो रही है इससे ना, पता नहीं क्या है। जो FA जो है, जो FA है वो क्या है, FC अपॉन √2 से बड़ा है। बात समझ में आ रही है? अगर ये वाली स्थिति है तो मुझे बताइए, अगर ये वाली स्थिति है तो परिणामी बल जो होगा, ये मान लो FA बड़ा है, इसका मतलब परिणामी बल हो जाएगा बाहर की तरफ FC अपॉन √2, और बेटा इधर कितना हो जाएगा FC, ये भी FC अपॉन √2। इन दोनों बलों का परिणामी किधर आएगा, अंदर आएगा बाहर आएगा? बात समझ में आ रही है? तो जो मुक्त सतह है, मैं लिख रहा हूं, मुक्त सतह इस प्रकार होनी चाहिए ताकि यह R के लंबवत हो। अब बताओ, R के लंबवत बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बात समझ में आ रही है कि भैया मुक्त सतह का आकार ऐसा होना चाहिए कि वो R के लंबवत हो। ये R ऐसे होगा, R किधर बाहर निकल जाएगा, तो अगर बाहर निकल जाएगा तो आपको सतह ऐसी बनानी होगी ताकि वो R के लंबवत, उसका आकार ये हो जाएगा। सही है? और ये कौन सा केस होता है? थीटा 0 से 90 डिग्री वाला। बात समझ में आ रही है? तो FA असंजक बल और FC सचंजक। अगर FA FC बाय √2 से ज्यादा है तो इस प्रकार का आकार होगा। सही है? एक केस क्या हो जाएगा भाई, दोनों बराबर कर दें, FA जो हो गया वो मैंने कह दिया बराबर कर दूं, तो बराबर में बेटा इधर वाला बल क्या है, FA, ये वाला बल क्या है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला काट जाएगा, परिणामी किधर रहेगा, परिणामी जो होगा नीचे की तरफ हो जाएगा। तो परिणामी अगर नीचे की तरफ है तो मुझे बताइए सतह ऐसी होनी चाहिए ताकि वो R के लंबवत हो। बोलो बेटा। ये कौन सा केस हो गया, चांदी वाला केस हो गया, R के लंबवत बनाना है। अब अगर मैं ये कहता हूं केस 3 में क्या है कि अगर मैं कहूं कि FA जो है हमारा छोटा है किससे भाई, तो मुझे बताइए परिणामी अंदर की तरफ हो जाएगा,
हो जाएगा FC/√2 माइनस FA, और इधर तुम्हारा FC/√2। इनका परिणामी किधर हो गया मुझे बताओ। अरे होगा नहीं होगा? तो आपको क्या करना होगा, एक ऐसी सतह बनानी होगी जो लंबवत हो। बात समझ में आ रही है? तो इसका आकार किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा असंजक और ससंजक बलों के रिलेटिव मैग्नीट्यूड पे। बात समझ में आ रही है कि अगर असंजक बल बड़े होते हैं तो इस प्रकार वाला, और अगर ससंजक बल ज्यादा होता है बेटा तो ऐसे। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि अगर मेरे पास सतह, जो द्रव की सतह है वो प्लेन है, तो इधर मैं P1 ले रहा हूं, इधर P2 ले रहा हूं। अगर दो प्लेन सतह है तो दाब जो होगा दोनों साइड का बराबर होगा। अगर मैंने सतह ऐसे ले ली, इधर P1 है, इधर P2 है, तो कौन सा ज्यादा होगा? P1 ज्यादा होगा। मैं लिखता हूं अवतल साइड का, अवतल साइड का दाब अधिक होता है। सही है भाई? दूसरा केस क्या हो सकता है, या तीसरा वाला ऐसे हो सकता है भाई। तो इसमें क्या हो जाएगा, P1 जो होगा कम हो जाएगा। ये चीज याद है। ऐसा क्यों होता है ये देख लेते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे मान लो मैंने एक ड्रॉप बनाई, एक गुब्बारा ले लो, इसमें वायु है, अगर बाहर वायु है एटमॉस्फेयर में, तो दाब कितना है? P0। अगर मैंने उसी वायु को गुब्बारे में भर लिया तो कहानी क्या होगी कि भाई मैं ये कह रहा हूं कि मान लो ये बिंदु है, ये जो है जो बल होगा ये फैलना चाहेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो जो बल हमेशा इसकी सतह के स्पर्श रेखीय हो जाएगा। इन दोनों बलों का मान लो इस बिंदु पर परिणामी किधर आना चाहिए? नीचे की तरफ। ऐसे ही मान लो मैंने ये बिंदु ले लिया, तो ये जो बल आ रहा है ये क्या कर रहा है? वायु को कंप्रेस कर रहा है, नहीं कर रहा है? अगर मुक्त होगा तो P0। तो इसका मतलब बाहर अगर P0 है और अंदर Pi है, तो अंदर की साइड क्या है? कॉनकेव साइड हो गई, अवतल साइड हो गई। तो अवतल साइड का दाब क्या हो जाएगा? P0 से ज्यादा नहीं हो जाएगा क्या? बात समझ में आ रही है? सुनो, अगर मुक्त है, बाहर की वायु मुक्त है P0, और मैंने गुब्बारे में भर दी, तो P0 से ज्यादा हो, क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि बेटा इसका आकार जो है, आकार के कारण जो अंदर वायु है उस पे चारों तरफ से बल लग रहा होगा। बात समझ में आ रही है? और चारों तरफ से बल लग रहा होगा जो इसको संपीड़ित करने का प्रयास करेगी। इसका मतलब जो अंदर का दाब हो गया वो P0 से ज्यादा हो गया। क्लियर है बात? अब हमें निकालना है फॉर्मूला। एक्सिस प्रेशर, कैसे करोगे? एक हमने बूंद ले ली,
बाहर का दाब पी नोट, अंदर का पी आई। हमें इतना तो पता है कि पी आई पी नोट से ज्यादा है। अंदर का दाब पी आई और उसकी त्रिज्या है आर। फिर तनाव है एस। तो कैसे निकालें इनका संबंध? काम एक करो कि इसको दो भागों में मैं बांट दूं। ये बूंद स्थिर है, इसका हर भाग साम्यावस्था में, हर भाग। तो अगर मैं ये कहता हूं मैं आधा भाग ले लूं, तो इसका हर भाग साम्यावस्था में होगा। अंदर से, अंदर वाला दाब जो होगा वो इस सतह पर बल लगाएगा। कैसे भाई? पी आई गुणा इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। और दाब हमेशा क्या होता है? सतह के लंबवत होता है। तो बाहर वाली सतह तो गोलाकार है, तो इस प्रकार लगेगा बल बेटा। अब ये जो है इसका है परिधि, परिधि पे कौन बल लगाता है? सरफेस टेंशन। लगता है लगता भाई ऐसे? तो ये वाला बल किधर हो जाए, कितना हो जाएगा? टोटल निकालो, एस इंटू 2 पाई आर। तो बाहर से बल लग रहा है और अंदर से लग रहा है और सरफेस टेंशन भी बल लगा रहा है। इन सभी बलों के कारण ये क्या है? साम्यावस्था में। तो परिणामी बल 0 होगा नहीं होगा इस पे? बात समझ में आ रही है? तो x में अब आप बल बताओ कितना है। तो बाहर वाला जो बल लगाएगा वो कितना होगा? देखो, पी नॉट इंटू प्रक्षेप क्षेत्रफल। कैसे? बाहर वाला, अगर बेटा मैंने ये पहले भी बताया था कि अगर मेरे पास ये इस प्रकार का है, इसका आकार कुछ भी हो, तो इसका प्रक्षेप क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये इसका जो आधार है वो क्या वृत्त है, तो प्रक्षेप क्षेत्रफल क्या? 2 पाई आर नहीं, पाई आर स्क्वायर। तो वो इस साइड में लगेगा बेटा, और s इंटू 2 पाई आर भी इसी साइड में लग रहा है। और हमारे पास पी आई वाला किधर लग रहा है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पे प्रक्षेप क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? अरे परछाई देखनी है। अगर हमारे पास एक गोल अर्ध गोला है और आप ऐसे लाइट डालो, ऐसे लाइट डालो, इसकी जो परछाई होगी, सही है ना? तो यही क्या होता है? प्रक्षेप। तो आपको क्या बेटा, मैं ये कह रहा हूं अगर तेरे पास ये है अर्धगोला है, लाइट डाल, तो परछाई कैसी होगी? ये परछाई होगी नहीं होगी इसकी? सही है। तो जो परछाई का जो एरिया है वही प्रक्षेप क्षेत्रफल होता है। अच्छा, तो जो बाहर वाला जो दाब है पी नोट, जो बल लगाएगा वो कितना होगा? पी नोट गुणा प्रक्षेप क्षेत्रफल। कितना होगा बेटा बता? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, और कौन सा बल लग रहा है क्षैतिज में, एक्स में? एस इंटू 2 पाई आर। और इसके विपरीत कितना लग रहा है? अंदर वाला कितना लग रहा है? ठीक है, इन तीनों बलों का योग 0 कर दो। तो हम क्या करेंगे? पी नोट पाई आर स्क्वायर माइनस पी आई पाई आर स्क्वायर प्लस
पाई से पाई निकल जाएगा, इधर ले जाते हैं, पी आई माइनस पी नॉट बराबर हो जाएगा 2s डिवाइडेड बाय r। समझ आई बात? अगर मेरे पास एक बूंद है तो अंदर का दाब बाहर के दाब से कितना ज्यादा होगा? 2s बाई r। इसी को हम बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। ये आपको याद रखना है, रटना है, ठीक है? अब तुम्हारे मॉड्यूल में जहां पे मुझे बताना होता है ये चीज एक्स्ट्रा होती है, ये आया कहां से है, ये डायरेक्ट लिख दूं या बता दूं, थोड़ा सा ये फर्क पड़ता है। हर चीज बताता हूं कहां से आई है। तो ये एक लाइन ही तो है, बात समझ में आ रही है? इस लाइन से ये आ गया, पी आई माइनस पी नॉट बराबर 2s अपॉन r। अब आपको क्या क्या याद रखना है? द्रव की बूंद है आपके पास, अगर अब फॉर्मूले याद रखने हैं। अब R अंदर का कितना? पी आई भाई, बाहर का कितना? पी नॉट। तो पी आई माइनस पानी के अंदर, द्रव के अंदर वायु का बुलबुला, द्रव के अंदर अगर हमारे पास ये द्रव है, जब हम पानी गर्म करते हैं उबलता है ना, तो बुलबुले उठते नहीं उठते हैं? तो अगर हमारे अंदर ये जो द्रव के अंदर कोई बुलबुला बन गया तो बुलबुले के बाहर दाब पी नॉट और अंदर दाब पी आई, तो कितना हो जाएगा? अंदर वाला ज्यादा होगा बेटा, ये याद रखना है। अवतल साइड का दाब सदैव उत्तल साइड से ज्यादा, अवतल साइड का दाब हमेशा ज्यादा। क्लियर? कितना ज्यादा? पी आई माइनस पी नॉट बराबर 2s अपॉन r। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं साबुन का बुलबुला। तो साबुन के बुलबुले में क्या होते हैं? 2 लेयर होंगी नहीं होंगी? मैं इसको ऐसे करके दिखा रहा हूं, लेकिन थिकनेस इसकी बहुत कम है, ठीक है ना? जीरो, ठीक है भाई। यहां पे दाब कितना है? पी नॉट। अंदर का दाब कितना है? पी आई। और ये क्या है बेटा? ये भी तो मटेरियल है, साबुन। सॉल्यूशन। तो इसके अंदर, साबुन के अंदर जो मटेरियल, ये जो मटेरियल है, यहाँ पे दाब मैंने ले लिया, तो मैं यहां से यहां जंप कर रहा हूं, बाहर से जंप ऐसे गलत बना दिया। ये 1 2 और 3, बाहर से 2 में, 1 से 2 में जंपिंग, 2 से। अब समझिए, मैं कह रहा था मैं 1 से गया पहले 2 में, 2 से गया मैं 3 में, तो अंदर बाहर मेरा 1 पे दाब कितना था? पी नॉट। जब मैं जाऊंगा अंदर तो मैं अवतल से उत्तल से अवतल चला गया। उत्तल से अवतल जाने पर मेरा दाब जो भी बाहर था उसमें कितना ज्यादा हो जाएगा? वैसे बात समझ में आ रही है?
फिर क्या हुआ, ये 2 पे आ गया, अब फिर मैं 3 में, फिर मैं उत्तल से अवतल में चला गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस 2s अपॉन आर प्लस, और यही किसके बराबर हो जाएगा, पी आई के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे भाई, अरे बात समझ आई बेटा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन, देखिए एक बबल है, इसकी त्रिज्या है R1, और एक दूसरा बबल है, ये भी साबुन का बुलबुला है, दोनों ये मिलते हैं, इधर जा रहा है, इधर टक्कर टक्कर हो गई, टक्कर के बाद में इन्होंने बनाया कुछ इस प्रकार, ये R2, तो बेटा जहां पे ये मिल रहे हैं वहां पे ये जो है इसकी त्रिज्या अलग हो जाएगी, टक्कर होगी तो कुछ चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं इसको एक, इस भाग को लेके एक गोला बनाऊं, इस प्रकार होगा, तो इस गोले की अगर केंद्र देखें तो कहीं यहाँ पे हो सकता है, तो मुझे R निकालनी है। हमें क्या पता है, R1 पता है, R2 पता है, दोनों टकराए, टक्कर आने होने के बाद में ये ऐसा बन गया, इसका नाम होता है डबल बबल, डबल बबल। तो डबल बबल का जो उपभेनित त्रिज्या है, अरे दोनों के लिए कॉमन हो गया, ये निकालना है भाई, सही, बड़ा आसान है निकालना, मैं बताऊं, ये मान लो एक ऐसा आ गया और दूसरा वाला हमारा इसकी त्रिज्या R1, इसकी R2, और इसकी क्या होगी बेटा, R। तो आप करो क्या, यहां से इसमें जंप मारो 1 से लेके 2, 2 से 3 में जंप मारो, और 3 से फिर बाहर निकल जाओ। बात समझ में आ रही है ना, 1 से 2 में, 2 से फिर 3 में, और 3 से फिर, तो हम क्या कर रहे हैं भाई, 1 से जा रहे हैं 2, 1 से 2, 2 से जा रहे हैं 3, और 3 से जा रहे हैं 4। 1 पे बाहर दाब कितना ले लिया, सही है। पी नोट के बाद में मैं अंदर गया, किधर, उत्तल से अवतल, त्रिज्या कितनी, R2, तो पहले जितना भी था उससे ज्यादा कितना हो जाएगा, क्योंकि सोप बबल है। फिर 2 से गया मैं 3 में, तो अब क्या है, मैं अब जा रहा हूं, मैं उत्तल में जा रहा हूं मैं, अवतल क्या है, दो वाला अवतल है, और 3 पे जाएंगे तो उत्तल में जाएंगे, उत्तल में जाएंगे तो कितने की कमी आएगी,
माइनस हो जाएगा। अरे बेटा ये बता, ये वाला कैसा आकार है इसका? ठीक है, अब मैं कह रहा हूं इधर वाला ज्यादा होगा ना, तो 2 से 3 में जाऊंगा तो दाब कम होगा, कम हो गया। अब हम क्या करेंगे बताओ भाई, 3 से किस में जाएं? 4 में। फिर क्या हो रहा है, अवतल से फिर उत्तल में जा रहे हैं, फिर कितने की कमी आएगी? डायरेक्ट निकल जाता है इससे, मैं ये कह रहा हूं। कितने की कमी? और ये किसके बराबर हो गया भाई? जब मैं बाहर पहुंचा तो बाहर तो पी नॉट है ना, तो ये मान किसके बराबर हो गया भाई? ये कहां पर है? 1 में। ये कहां पर है? 2 में। ये कहां पर है? 3 में। ये कहां पर है? 4 में दाब। और 4 में दाब है कितना? 3। बोलो। अब इसको सॉल्व कर लो, तो पी नोट से पी नोट कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/r। यहां से निकल जाएगा ये, बोलो। R1 R2 समतापीय अवस्था है, और बाहर क्या है तुम्हारा? निर्वात है। ये दोनों मिलते हैं, समझ में आ रही है? दो साबुन के बुलबुले, एक की त्रिज्या R1 दूसरी की त्रिज्या R2, दोनों मिल जाते हैं, मिलने के बाद में नया बबल बनाते हैं। नए बबल की त्रिज्या बताओ, बाहर क्या? निर्वात है और समतापीय कंडीशन है, तापमान नियत है। तो क्या करेंगे भाई बताओ? मैं ये कह रहा हूं इसमें कुछ मोल्स होंगे वायु के, इसमें कुछ मोल्स होंगे वायु के, N2 मान लें, तो इसमें क्या होंगे? N। तो मैं ये बोल सकता हूं बेटा N बराबर N1 प्लस N2। अरे मोल तो संरक्षित रहेंगे। अब मुझे बताइए बाहर दाब कितना है, अंदर यहाँ पे दाब कितना है? E1। यहाँ पे कितना है? E2। सही है बेटा? इसमें त्रिज्या कितनी है? R1। यहाँ पे त्रिज्या कितनी है? तो मुझे बताइए PV बराबर nRT सब लोग जानते हैं। तो मोलों की संख्या यहाँ पे क्या है? कैपिटल N है, तो यहाँ पे दाब कितना है? P, और आयतन इसका जो भी है बटे में RT। पहले में बताओ मोलों की संख्या क्या होगी? B1 बटे, फिर दूसरे में कितना होगा? अरे तापमान तो नियत लेना है, समतापीय बोल दिया तो RT से RT कट जाएगा, कितना होगा? तो मुझे बताओ अब P को मैं क्या लिखूंगा? बाहर का दाब कितना है? 0। अंदर गया में त्रिज्या R है, कितना बढ़ जाएगा भाई? लिख सकता हूं क्या? इसका आयतन बता दो। P1 का मान बताओ।
आयतन बता दो। दाब बताओ। क्या होगा देखो, 4s चला जाएगा, 4π/3 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 4s 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 1/r r क्यूब भी है उधर है ना, r1³/r1 तो r² बात समझ आ रही है? चलो ठीक है, आज के लिए काफी है, आज खत्म हो जाता है अपना, लेकिन अब दोनों डिस्कशन कर लिया, कल अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, फ्लूइड के जितने भी सवाल हैं जो भी है और करने हैं, काफी क्वेश्चंस करने हैं अभी तो। अटेंडेंस तो मैंने ली नहीं थी यार। अरे यार